बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू साइकोलॉजी हब। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है एथिकल इश्यूज इन साइकोलॉजी PSY 611। आज हमारा उस सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर है, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एथिकल इश्यूज इन साइकोलॉजी चीज़ क्या है और हम इस सब्जेक्ट में क्या स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले एथिक्स आर दी moral and philosophical codes of a system taught and embedded in us which focus on the concept of what is right and wrong। अब ये एक जो अजीब सी लाइन लिखी हुई है, कुछ लोगों की समझ में आ गई होगी और कुछ लोगों को मैं सिंपल वर्ड्स में बता देती हूँ कि हमें कोई भी हम किसी भी हम सोसाइटी में जब रहते हैं तो कुछ हमें नॉर्म्स दे दी जाती हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत। तो बिल्कुल हमने वो चीज़ें ही देखनी है कि जब साइकोलॉजी से हम साइकोलॉजिकल रिसर्च करते हैं या फिर हम एज अ साइकोलॉजिस्ट कहीं जाकर काम करते हैं, तो वहाँ पे हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो इसको लेकर हमारे पास जो APA है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जो है, उन्होंने कुछ हमारे हमें प्रिंसिपल दे दिए हैं। कोड ऑफ कंडक्ट भी इनको कहा जाता है, विच इंक्लूड सेक्शंस ऑन क्लिनिकल प्रैक्टिस। मतलब हम अगर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है कोई, अगर वो किसी क्लिनिक में जाकर काम करता है तो वहाँ पे उसे किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एजुकेशन, हम किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं तो हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। रिसर्च, हम किसी रिसर्च वर्क में हैं, अगर हम किसी सब्जेक्ट को अपनी साइकोलॉजिकल रिसर्च के लिए लेते हैं तो वहाँ हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। एंड पब्लिकेशन, अगर हम पब्लिक लेवल पर जाकर कोई काम करते हैं, कोई रिसर्च करते हैं, तो वहाँ हमें ये कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। दैट इज़ सम, हमारे पास वो होते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। इनको कोड ऑफ कंडक्ट भी कहते हैं। कोड ऑफ एथिक्स क्या है? एपा एथिकल प्रिंसिपल्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट प्रोवाइड अ कॉमन सेट ऑफ प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड्स। हमें कुछ स्टैंडर्ड्स दे दिए हैं इन्होंने, एपा ने। जब तक एपा नहीं थी उस वक्त तक कोई भी इस तरह से लॉ नहीं था, लोग ऐसे ही रिसर्च करते थे। वो हम जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो लेक्चर नंबर 2 में आप देखेंगे कि हाँ, बहुत से लोगों ने ऐसी रिसर्च भी की हैं जहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है उसकी कोई वैल्यूज़ का ख्याल नहीं रखा जाता था पहले, एपा के आने से पहले, जब ये कोड ऑफ कंडक्ट जब तक नहीं था तब तक। तो द सेट ऑफ गाइडलाइंस इज इन यूनिफॉर्म एंड अप्लाइड अक्रॉस ऑल द सेटिंग ओवर द इंटायर वर्ल्ड बाय साइकोलॉजिस्ट। तो जो ये एपा ने बना दिया है, इसको वर्ल्ड वाइड माना जाता है। पूरी वर्ल्ड में जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं वो इससे एग्री करते हैं। सेम इसी तरह इसमें होता क्या है कि हमने जब कोड ऑफ कंडक्ट बनाई जाती है तो अगर हम DSM की बात करें, डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिकल मैनुअल जो है हमारे पास, जिसमें हमारे पास सारी बीमारियों की लिस्ट है। अगर आपने एबनॉर्मल साइकोलॉजी की बुक पढ़ी है तो आपको पता होगा कि DSM क्या होता है। तो DSM-5 में अगर कोई चेंजेस होती हैं तो हमारे पास इन कोड्स में भी चेंजेस की जाती हैं फिर। तो हम इसे साथ साथ अपडेट भी ये होता रहता है। तो हम देखते हैं कि बेसिक गोल्स ऑफ एथिक्स क्या हैं इन साइकोलॉजी। द गोल ऑफ एथिक्स इन साइकोलॉजीज आर एज फॉलोड। सबसे पहले हमें वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप विद होम साइकोलॉजिस्ट वर्क। मतलब हम जिस भी ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं, हमने उनकी उनकी बेहतरी के लिए काम करना है, और दूसरी हमने उनकी प्रोटेक्शन रखनी है, हमने उनकी उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी हम पर आती है। तो हमने किसी को भी फिजिकली साइकोलॉजिकली हार्म नहीं करना। अब फिजिकली क्या कि अगर किसी रिसर्च में हम फॉर एग्जांपल किसी ड्रग की देख रहे हैं कि उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो उसमें उस इंसान की फिजिकल हेल्थ को ख़तरा हो सकता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमने अपने कोई भी रिसर्च करनी है। और साइकोलॉजिकल हेल्थ मतलब उसको कोई पेन ना हो, उसको कोई फोबिया ना हो, इंसान को वो सारा कुछ हमने देख के किसी भी रिसर्च वर्क को करना होता है। Education of members, students, and the public regarding ethical standards of the discipline. It is important to educate people and create awareness. मतलब इनको ये जो ethical standards है, ये हमने लोगों को educate करने होते हैं कि ये ethical standards, आप किसी भी फील्ड में जाएं साइकोलॉजी की, तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के आपको चलना चाहिए। To provide a framework for guidance the decision making for all psychologists. This help to create a uniform set of rules for all the people to follow. ये हम बता रहे हैं कि एथिकल इश्यूज हमें किधर किधर फ़ायदा पहुंचाते हैं। दिस फ्रेमवर्क अलाउ सफिशिएंट फ्लेक्सिबिलिटी फॉर अ वैरायटी ऑफ अप्रोचेज, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड मेथड्स। मतलब कल्चर टू कल्चर वेरी करती हैं लोगों की नॉर्म्स। अगर एक बात एक कल्चर में सही समझी जाती है तो वही बात उसी किसी दूसरे कल्चर में वो अच्छी नहीं समझी जाती। फॉर एग्जांपल अगर हम अमेरिका की बात करें, US की बात करें, वेस्टर्न सिटीज़ की बात करें, अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें, और पाकिस्तान की लोकल अर्बन एरियाज़ की बात करें, तो वहाँ पे कल्चर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो कुछ चीज़ें वहाँ पे, कुछ नॉर्म्स वहाँ पे लीगल समझी जाती हैं और यहाँ पे उनको बुरा समझा जाता है। तो हमने इस बात का भी ख्याल रखना होता है। एक्टिंग एथिकली कैन बी अफेक्टेड बाय अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स इन्फ्लुएंस एज वेल एज कॉन्टेक्स्ट, इंक्लूडिंग conformity, resistance, context, power, emotion, role of
सोशल नॉर्म, ऑर्गेनाइजेशनल प्रेशर एंड ग्रुप सेल्फ आइडेंटिटी। मतलब हमने इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो जैसे आप मॉडल पढ़ेंगे तो आपको इन सारी चीज़ों की सही से आपको समझ आएंगी कि ये चीज़ें क्या हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट वो नो दी सिग्निफिकेंस ऑफ बोथ द कॉन्टेक्स्ट एंड द करेक्टर, एक मिनट, and how it affect our behavior. Hence, the code of ethics encourage all the psychologists to be a mindful and their strength and weakness in order that they are able to behave in the most ethical way possible. अब वहाँ ये पे इसके पढ़ने का मकसद ये था कि ये जस्ट सिंपली ये लिखा हुआ है कि एज अ साइकोलॉजिस्ट जब आप साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं तो आपने इन चीज़ों को ध्यान में रखना है और उसके बाद आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि मोस्ट एथिकल वे में जाके आप बिहेव करें। आप किसी भी सेटिंग पे काम कर रहे होंगे तो वहाँ पे नंबर नेक्स्ट हमारा जो है वो है टॉपिक नंबर 2, वाई आर एथिक्स नेसेसरी। अब ये जो एथिक्स हैं ये नेसेसरी क्यों है, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। एथिकल गाइडलाइंस आर वाइटल इन एनी साइकोलॉजिकल रिसर्च। रिसर्च डज नॉट एडहेयर टू दीज एथिकल गाइडलाइंस इज इनकरेक्ट एंड विल नॉट बी कंसिडर्ड। अगर आपने इन एथिक्स को फॉलो नहीं किया तो आपकी जो रिसर्च है वो करेक्ट ही समझी नहीं जाती बल्कि उसे इनकरेक्ट समझा जाता है और उसे कंसिडर भी नहीं किया जाता, क्योंकि हमारे एथिक्स में हमें बाउंड्रीज़ बता दी जाती हैं कि इन बाउंड्रीज़ के अंदर रह कर आपने रिसर्च करनी है और इन बाउंड्री से अगर आप बाहर जाएंगे तो अगर किसी को कोई नुकसान हो रहा है, कोई रिसर्च किसी भी सब्जेक्ट के लिए हमने कोई भी सब्जेक्ट अगर रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल हमने एक बच्चा रखा हुआ है, अगर वो इसके लिए हार्मफुल है, अगर वो एग्री नहीं है उस रिसर्च के लिए तो उसे करना इलीगल होगा। देयर आर मैनी एडवांटेजेस टू अंडरस्टैंडिंग रिसर्च एथिक्स। अब रिसर्च एथिक्स क्यों नेसेसरी होती हैं वो हम बताने लगे हैं। ये जो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं मैं इनकी बात कर रही हूँ। सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिसर्च एथिक्स आर टू प्रोवाइड अस विद अ स्ट्रक्चर ऑफ एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। ये हमें एक स्ट्रक्चर फ्राहम करती हैं कि हमने एनालिसिस कैसे करना है और डिसीजन हमारा किस पे बेस्ड करता है। टू सपोर्ट एंड रिमाइंड रिसर्चर टू इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट्स। अगर आप ह्यूमन सब्जेक्ट ले रहे हैं तो आपने इंश्योर करना है कि आप उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को बरकरार रखें, आप उनकी प्रोटेक्शन करें, उनको साइकोलॉजिकली या फिजिकली हार्म ना हो। टू डिफाइन द अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट इन साइकोलॉजिकल रिसर्च ह्यूमन और एनिमल। अगर आप साइकोलॉजिकल रिसर्च करें हैं तो आपने एक अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट को फॉलो करना है। हाउ एथिक्स आर डिटरमाइंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि ये एथिक्स किस तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। द एथिक्स ऑफ अ गिवन रिसर्च प्रोजेक्ट्स आर डिटरमाइंड थ्रू कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। मतलब इस सारी जगह पे आपको ये समझाएंगे कि हमें एथिक्स हमारे क्या डिटरमाइन करते हैं कि हमारी जो कॉस्ट है रिसर्च की वो बेनिफिट्स से कम हो। मतलब हम जितनी एफ़र्ट्स कर रहे हैं हमारी एफ़र्ट्स बाद में फ्रूटफुल साबित हों। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट सिंपल वे में अगर बता रही हूँ तो हम जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं हमें उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा, तभी हम एक रिसर्च को कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेफिनेशन ऑफ बेनिफिट बताइए कि बेनिफिट क्या होती है। बेनिफिट इज़ द पॉजिटिव वैल्यू और एडवांटेज ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ द रिसर्च स्टडी। इट माइट बी concrete for individual subject like a greater chance of having good therapeutic outcome. Alternative it might be more intangible and general। मतलब कि बेनिफिट क्या होता है कि आप अगर किसी रिसर्च में पार्ट ले रहे हो तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी थेरेप्यूटिक टेक्निक पे रिसर्च कर रहे हैं कि ये थेरेप्यूटिक टेक्निक किस हद तक फ़ायदेमंद साबित होगी, तो जो आपका सब्जेक्ट इस टेक्निक में पार्ट ले रहा है आपके साथ, आप जिस सब्जेक्ट पर वो टेक्निक अप्लाई कर रहे हो वो टेक्निक उस सब्जेक्ट के लिए भी फ्रूटफुल साबित हो। नेक्स्ट इज़ द रिस्क। रिस्क मीन आपको कि इसमें क्या फ्लॉज हो सकते हैं। रिस्क जनरली आर एवेल्युएटेड अकॉर्डिंग टू द प्रोबेबिलिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एनी हार्म दैट माइट अकर। मतलब कि हमारी रिसर्च से कितने परसेंट तक उसके मतलब फेल होने का रिस्क है, उससे किसी को कितने परसेंट तक नुकसान हो सकता है। दिस हार्म कुड बी फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, सोशल, लीगल, economic, psychological or physical in nature. A risk could be assessed in term of harm to an individual subject or a broader segment of the society। मतलब अगर आप एक किसी इंडिविजुअल पर कर रहे हो वो वाला कोई भी आप रिसर्च कर रहे हो जिसमें आप कोई भी चीज़ फॉर एग्जांपल आप एक ड्रग को टेस्ट कर रहे हो किसी इंसान पर तो वो उसको हार्म भी कर सकती है, तो इस 1% रिस्क भी होता है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप एथिक्स को फॉलो करें। उस इंसान एथिक्स में क्या आ जाता है कि उस इंसान की अपनी मर्जी होगी, वो पहले आपको बताएगा कि ठीक है मैं अपनी मर्ज़ी से ये ड्रग खुद पे टेस्ट करने के लिए दे रहा हूँ। जिस तरह से जब कोरोना की पेंडेमिक हुई थी तो सबसे पहले जो कोरोना की वैक्सीन है वो बंदरों पर टेस्ट की थी। दैन एक औरत ने खुद कहा था कि अच्छा ठीक है मुझ पे टेस्ट कर लें, अगर कोई साइड इफ़ेक्ट्स हुए तो मैं खुद ही ज़िम्मेदार हूँगी, अगर आपने न्यूज़ पढ़ी हो तो। इस तरह से ये चीज़ होती है एथिक्स। एथिक्स में ये चीज़ होता है कि कोई भी आप रिसर्च कर रहे हैं तो आप उसकी मर्ज़ी से कर रहे हो। बैलेंस बिटवीन बेनिफिट्स एंड रिस्क। अब जो हमने बेनिफिट्स पढ़े और रिस्क पढ़े
एथिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इनके दरमियान बैलेंस होना चाहिए, बेनिफिट ज़्यादा हों और रिस्क कम हो, तो तभी हम कोई भी रिसर्च कर सकते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू असेस द रिस्क ऑफ द सब्जेक्ट और सोसाइटी अगेंस्ट पोटेंशियल बेनिफिट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्म relative to the probability of benefit should be determined as well as the relative magnitude of risk and possible benefits। मतलब कि हमने इन दोनों के दरमियान पहले लिंक देख लेना है कि अगर हमारे पास बेनिफिट्स का परसेंटेज ज़्यादा होगा और रिस्क का परसेंटेज कम होगा तो हम कोई भी रिसर्च कंटिन्यू कर सकते हैं। इट इज़ द टास्क ऑफ द रिसर्चर टू एवेलुएट द बेनिफिट्स एंड द रिस्क ऑफ रिसर्च। अब ये मुश्किल भी हो जाता है समटाइम्स हमारे पास इस चीज़ को करना, क्योंकि अगर हम एक इंडिविजुअल पर कर रहे हैं तो मे बी उसे इतना फ़ायदा ना हो, लेकिन जब हम वही रिसर्च एक ग्रुप में करते हैं तो वहाँ पे बेनिफिट्स का रिस्क बढ़ जाता है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि जो भी एक रिसर्चर होता है उसको ये एवेलुएट करना होता है कि बेनिफिट्स और रिस्क में क्या कितनी परसेंटेज है, कितना मैग्नीट्यूड है। द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ द आउटकम्स ऑफ द रिसर्च शुड आउटवेट द रिस्क ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च। अब डिफ़िकल्टीज़ क्या हो सकती हैं हमारे पास? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नो द पोटेंशियल रिस्क और बेनिफिट ऑफ रिसर्च अहेड टाइम। फॉर एग्जांपल we get to observe the side effect of medicine only if it has been given to the participant in the research। मतलब कि कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं जहाँ पे हमें रिस्क लेना ही पड़ता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह से मैंने ये मेडिसिन की बात होगी, वैक्सीन, एक न्यू वैक्सीन आई है, हमने उसको टेस्ट करना ही करना है, तो उस वक्त हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, हमने रिस्क लेना ही होता है। द रिस्क आर अज्यूम्ड बाय द इंडिविजुअल वाइल बेनिफिट्स में एक्यूरेट टू द सोसाइटी एट लार्ज। वही जो मैंने पहले भी आपको बताया है कि समटाइम्स क्या होता है कि इंडिविजुअल को फ़ायदा नहीं हो रहा होता, लेकिन एक ग्रुप ऑफ सोसाइटी को उससे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होता है। वे टू रिड्यूस द रिस्क। अब कौन कौन से हमारे पास चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं? नंबर वन इज़ रिफ्रेनिंग फ्राम सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स और अदर इंटीमेट मल्टीपल रोल रिलेशनशिप विद क्लाइंट्स। मतलब क्लाइंट्स के साथ आपने इंटीमेट रोल्स नहीं रखने, बल्कि आपने रिफ्रेन करना है तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स को, मतलब आप कम से कम रखें। रेगुलर रिव्यूइंग क्लाइंट ट्रीटमेंट प्लान, अदरवाइज रेफर द क्लाइंट टू समवन एल्स। आपने अगर आपके पास कोई भी सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल आप किसी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो आप उसका ट्रीटमेंट प्लान को साथ साथ रिव्यू करते जाएं। और अगर आपको नहीं समझ आ रही, अगर आपको लग रहा है कि आप रिस्क ज़्यादा है और बेनिफिट्स कम है, तो आप उससे किसी और को, किसी अपने से बेहतर साइकोलॉजिस्ट को रेफ़र भी कर सकते हैं। कंडक्टिंग थेरेपी इन अ प्रोफेशनल सेटिंग, आइडियली इन ऑफिस, आप ऑफिस वगैरह में जाके करें। कीपिंग केयरफुल नोट्स एंड रिकॉर्डिंग इंक्लूडिंग बिलिंग एंड फ़ी कलेक्शंस। फॉर यहाँ पे वो बात बेसिक क्या कर रहे हैं, ओवरऑल बात कर रहे हैं कि फ़ी कलेक्शन की यहाँ पे क्यों बात की गई है कि आप जो भी थेरेपी अप्लाई कर रहे हैं उस पेशेंट पर, आप ऐसा ना हो कि आप थेरेपी अप्लाई करने में इतना फाइनेंशियल आपका लॉस हो जाए जितना उस पेशेंट को बेनिफिट नहीं हो रहा। तो वो सारी चीज़ें आपने पहले से ही रिकॉर्ड करके रखनी है। वेल डॉक्यूमेंटिंग डायग्नोजिंग क्लाइंट रिस्क बिहेवियर, एक्शन टेकन आर क्लिनिकल रैशनल रीजन फॉर टर्मिनेटिंग एंड द प्रोसेस फॉलोड। मतलब आपने जितना भी क्लिनिकल सेटिंग में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, ये सारे उनके लिखे हुए हैं कि सबसे पहले आपने उसकी पूरी लेनी होती है, हिस्ट्री लेनी होती है, उसके बाद आपने ट्रीटमेंट प्लान अपना इम्प्लीमेंट करना होता है, और देन आपने टर्मिनेशन का एक प्रोसीजर आता है जिसमें आपने अपनी जो थेरेपीज़ हैं, अपने जो सेशन है, उनको टर्मिनेट करना होता है। क्योंकि जब एक साइकोलॉजिकल सेटिंग की बात की जाती है तो वहाँ पे जो पेशेंट होता है वो बिल्कुल रिलाई करने लग पड़ता है एक साइकोलॉजिस्ट पर। वो समझता है कि अब यही मेरी हर बात सुनता है, तो वो बिल्कुल रिलाई करना शुरू कर देता है। फिर जब आप टर्मिनेटिंग ऑफ थेरेपी की बारी आती है तो उसमें आपने आहिस्ता आहिस्ता उसको टर्मिनेट करना है और एक प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करना होता है। प्रैक्टिसिंग, क्योंकि अगर आप एकदम से कह देंगे ना कि बस आज से आपके सेशन ख़त्म है और अब आप घर जा सकते हैं, तो इस तरह से जो पेशेंट होता है वो, क्योंकि आप पे डिपेंड कर रहा होता है, तो उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। प्रैक्टिसिंग विद वन स्फीयर ऑफ कंपिटेंस, फॉर एग्जांपल प्रोवाइडिंग अ थेरेपी एट विच यू आर स्किल्ड। आपने वो थेरेपी चूज़ करनी है किसी भी सेटिंग में जिसमें आपको मुकम्मल महारत हासिल होगी, मतलब आपके पास रिस्क के चांसेस बहुत कम से कम हों। टॉपिक नंबर 3 क्या है? हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। यहाँ पे हम एक सॉरी यहाँ पे 3 हमारे पास जो हैं माइलस्टोन्स हैं कि किस तरह से एथिकल स्टैंडर्ड्स डेवलप हुए थे, तो हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या है? डिस्कशन टुक प्लेस रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट इन एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग द वॉर टाइम। जब वॉर टाइम था, जब वर्ल्ड वार 1 की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम क्या हुआ था कि ह्यूमन सब्जेक्ट को यूज़ करना स्टार्ट हो गए थे साइकोलॉजिस्ट। तो इस वजह से ये सारे एथिकल इश्यूज़, एथिकल स्टैंडर्ड और कोड ऑफ कंडक्ट्स बनने का अमल शुरू हुआ था। दिस लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ एपा, अमेरिकन साइकोलॉजिक एसोसिएशन तब बनी थी। और फिर देन उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी साइकोलॉजिस्ट के लिए,
इन 1953 इवन इन पाकिस्तान में भी जो साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की कम्युनिटी है वो भी 2001 से एथिक्स और कोड्स पर वर्क कर रही है। हमारे पास जो डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च एथिक्स हैज़ इवॉल्व्ड ओवर टाइम, सबसे पहले हमारे पास है जो पहला माइलस्टोन है वो है न्यूरमबर्ग कोड। ये क्या कहता है? दी न्यूरमबर्ग कोड 1947 में हुआ था। इज़ अ सेट ऑफ एथिकल रिसर्च प्रिंसिपल्स डिवेल्प इन दी वेक ऑफ नाजी एट्रोसाइट्स। अच्छा, यहाँ पे वो क्या कहे हैं, ये जो वार हुई थी, दैट हिटलर वाली वार, ये उसकी बात कर रहे हैं। ये जाके आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे डिटेल्स में चली जाऊँ तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा लेक्चर हमारा। तो वहाँ पे उन्होंने स्पेशली द इन ह्यूमन एंड ऑफन फैटल एक्सपेरिमेंट्स ऑन ह्यूमन सब्जेक्ट विदाउट कॉन्सिंग ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू में जो भी इंजरीज हुई थी उन लोगों पर, और वर्ल्ड वार टू के बाद लोगों के बिहेवियर को समझने के लिए उन पर बहुत ज़्यादा अजीब अजीब से एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, कि उन पर बहुत अजीब से रिसर्चेस की गई थी जो जिनमें उनकी अपनी मर्ज़ी भी शामिल नहीं थी। तो उस वजह से इन्होंने फ़र्स्ट जो ये वाला हमारे पास था कोड ऑफ कंडक्ट बनाया था, जिसे कहते हैं न्यूरमबर्ग कोड। तो इसमें क्या था? दिस कोड इंक्लूड फॉलोइंग गाइडलाइंस। इस कोड में हमारे पास बेसिक गाइडलाइंस कौन कौन सी थी? इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट इज़ असेंशियल, मतलब कि उस इंसान को पता होना चाहिए कि वो एक रिसर्च में इन्वॉल्व है। रिसर्च शुड बी बेस्ड ऑन दी प्रीवियर एनिमल वर्क, ज़्यादातर कोशिश करें कि आप एनिमल्स पे रिसर्च कर रहे हों। रिस्क शुड बी जस्टिफाइड बाय दी एंटीसिपेटेड बेनिफिट्स, मतलब बेनिफिट ज़्यादा हों और रिस्क कम हो। जो हम चीज़ें पीछे पढ़ चुके हैं वही बात वो यहाँ पे भी कर रहे हैं। ओनली क्वालिफाइड साइंटिस्ट मस्ट कंडक्ट रिसर्च अवॉइडिंग फिजिकल एंड मेंटल सफरिंग। रिसर्च विद पॉसिबिलिटी ऑफ हार्म शुड नॉट बी कंडक्टेड, मगर मतलब कि ज़्यादा जो क्वालिफाइड साइंटिस्ट है सिर्फ वही रिसर्च कर सकते थे। एंड नेक्स्ट जो हमारा लास्ट कोड था वो क्या था कि आपने उस रिसर्च से आपने उस रिसर्च को अवॉइड करना है जिसमें आपको लगता हो कि चांसेस हैं कि हार्म हार्म हो सकता है, कोई भी किसी भी आपका जो सब्जेक्ट है उसको कोई नुकसान हो सकता है, तो आपने उसको अवॉइड करना है। नेक्स्ट वन इज़ अ डिक्लेरेशन ऑफ हेल्सिंकी। ये हुई थी द वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन WMA हैज़ डिवेल्प्ड द डिक्लेरेशन ऑफ हेल्सिंकी इन 1947 as a statement of a ethical principle for medical research involving human subjects including research as identifiable human material and data। मतलब यहाँ इन्होंने फर्स्ट टाइम बनाया था एथिक्स ऑफ कोड्स के जिन रिसर्च में ह्यूमंस को एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है उनमें कौन कौन से मेन पॉइंट्स कोड्स ऑफ एथिक्स कौन कौन से उन्होंने बनाए थे। उसके मेन पॉइंट्स इन्होंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। प्रोटेक्टिंग पेशेंट हेल्थ, द एक्सपेरिमेंट कैन नॉट बी कंडक्टेड एट द रिस्क ऑफ अ पेशेंट हेल्थ, मतलब कि अगर आपके एक्सपेरिमेंट की वजह से पेशेंट की हेल्थ पर कोई प्रॉब्लम आ सकती है, उसका कोई रिस्क है, तो वो रिसर्च नहीं हो सकती। नॉलेज कैन नॉट बी ट्रेम्पल राइट, द पेशेंट्स राइट कैन नॉट बी कम्प्रोमाइज फॉर द पर्पज़ ऑफ रिसर्च, मतलब कि पेशेंट के जो भी हकूक़ हैं उनको उन पे आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, मतलब उसको बताना, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी वगैरह वो सब इसमें शामिल था। एडिशनल कंसिड्रेशन आपको रखनी है फॉलोइंग लोकल रेगुलेटरी नॉर्म्स, मतलब आपके वहाँ की नॉर्म्स लॉज एंड नॉर्म जो हैं लोकल लेवल के उनको भी आपने मद्देनज़र रखना है। रिस्क बर्डन एंड बेनिफिट शुड बी बैलेंस आउट इन अ रिसर्च, वही बात के बेनिफिट्स और रिस्क को आपने बैलेंस करके रखना है। रिस्क कम से कम होना चाहिए उस रिसर्च में और बेनिफिट्स ज़्यादा हों तो तभी वो रिसर्च आप कर सकते हैं। वेलनरेबल ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल शुड नॉट बी यूज फॉर एनी रिसर्च। अब वेलनरेबल ग्रुप्स वो होते हैं जो वीक तबका होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर US की बात करें तो कुछ अर्सा पहले तक इन 90s के स्टार्ट तक वो वहाँ पर ब्लैक को बहुत भी मतलब वाइट को सुपीरियर समझा जाता था और जो ब्लैक पीपल थे उनको बहुत लो लेवल समझा जाता था। तो वहाँ कास्ट सिस्टम इस तरह से था कलर की बुनियाद पर। तो वेलनरेबल ग्रुप्स वो होते हैं जो कि वीक तबका होता है, उसको आप ऐसे ही बगैर पूछे रिसर्च में शामिल नहीं कर सकते। रिसर्च एथिक्स कमेटीज़ शुड गेट इन्वॉल्व इन अप्रूविंग अ रिसर्च। आप किसी भी रिसर्च को अप्रूव करने के लिए आपके पास रिसर्च एथिक्स कमेटीज़ जो हैं उनका रोल बहुत ज़्यादा यहाँ पे अहम किरदार अदा करता है। नेक्स्ट वन इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स के अगर कोई इंसान चाहता है कि मेरे रिसर्च में मेरा नाम सामने ना आए, मेरी आइडेंटिटी सामने ना हो, तो आपने उस पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को बरकरार रखना है। नेक्स्ट वन इज़ हमारे पास जो है वो आई एम सॉरी अगर थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हुई हो तो। नेक्स्ट वन जो है जो थर्ड है दैट इज़ दी बेलमोंट रिपोर्ट। इसमें आपको थ्री बेसिक एथिकल प्रिंसिपल डिस्कस किए हुए हैं। द बेलमोंट रिपोर्ट इन 1977 इज़ अ रिक्वायर्ड रीडिंग फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड इन ह्यूमन सब्जेक्ट रिसर्च, कि अगर आप ह्यूमन सब्जेक्ट को ले रहे हैं तो वहाँ पे कौन कौन से आपको प्रिंसिपल का ख्याल रखना चाहिए। इसमें 3 प्रिंसिपल हैं। सबसे पहले है रिस्पेक्ट फॉर अ पर्सन individual involved in the research are autonomous human being that cannot be manipulated or bribed and their face will should be respected। मतलब कि आप कोई भी इंसान ले रहे हैं एज अ सब्जेक्ट तो आपने उसकी
आई एम सॉरी, आपने उसकी रिस्पेक्ट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। फर्दर मोर द इन्फॉर्म्ड कॉन्सेप्ट एंड प्राइवेसी ऑफ अ रिसर्च सब्जेक्ट राइज टू बी रिस्टोर्ड। आपने उसकी प्राइवेसी का उसको पहले बताना है कि आपके साथ आपको हम एक रिसर्च में शामिल कर रहे हैं और उसकी प्राइवेसी का मुकम्मल ख्याल रखना है। बेनिफिसेंस क्या होता है? इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर रिसर्चर टू यूज़ द बेस्ट पॉसिबल रिसर्च डिज़ाइन टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट्स एंड मिनिमाइज हार्म। जो हम रिस्क और बेनिफिट की बात कर रहे हैं उनको उन्होंने नाम दिया है बेनिफिसेंस। आई एम सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही होंगी। तो क्योंकि पहले भी क्या कहती हैं कि आप प्रोनाउंसिएशन ठीक कर लें, तो जब इस तरह से लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं ना तो सम टाइम मैं फ्लटर्ड कर जाती हूँ। तो एकदम से ऐसे फ्लो में बोलते जाना पॉसिबल नहीं होता। तो आपने वो वाली रिसर्च कंडक्ट करनी है जहाँ पे आपके पास बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हों और हार्म्स कम से कम हों। रिसर्च मस्ट इंश्योर दैट द बेनिफिट्स आउटवेट द हार्म ऑफ अ रिसर्चर शुड अवॉइड द रिसर्च दैट इज़ विदाउट अ फेवरेबल रिस्क बेनिफिट रेशो। नेक्स्ट वन इज़ अ जस्टिस। आपने जस्टिस से काम लेना है। सब्जेक्ट शुड बी सिलेक्टेड इक्विटेबली। जिस तरह से मैंने बताया ना कि ब्लैक और वाइट का पहले होता था अमेरिका में बहुत ज़्यादा, तो आपने ऐसा नहीं करना होता। ये क्योंकि पुरानी रिसर्चेज़ हैं, पुरानी मॉडल्स हैं ये वाले, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि वो ऐसा नहीं करना कि आप जो ब्लैक हैं उनको लेके आ रहे हों और वाइट को आप इग्नोर करें, या सिर्फ वाइट्स को लेके आ रहे हों जो अच्छी रिसर्च हैं उनमें। तो आपने इक्वली सिलेक्ट करना है जो भी आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज़ अ बैलेंसिंग थ्री प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है? इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट वी एज अ रिसर्चर शुड इंश्योर दैट द बैलेंस ऑफ थ्री प्रिंसिपल्स। दिस इज़ बिकॉज देयर आर सम सिचुएशन वेयर थ्री प्रिंसिपल माइट बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। कि कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जहाँ पे ये जो तीनों प्रिंसिपल हैं वो एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। हम एक ही वक्त में तीनों प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो बताएंगे, इट माइट बी दैट वन प्रिंसिपल डज नॉट अलाउ आउटवेट अनदर, rather we are required to consider each case separately and on its own merits in light of all three principles. For example, we might derive from the principle of respect for person that we should limit the involvement of children in research because children are unable to choose for themselves. अच्छा, यहाँ पे वो किस की बात कर रहे हैं एग्जाम्पल में कि समटाइम कुछ ऐसी रिसर्च होती हैं जहाँ पे हम बच्चों को नहीं ले सकते क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत। ये हमारे कौन सी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है? दैट इज़ अवर रिस्पेक्ट फॉर अ पर्सन, जिसमें वो कहते हैं कि दी इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट, के उस पर्सन को पता होना चाहिए कि मेरे साथ ये रिसर्च हो रही है। तो बैलेंसिंग थ्री प्रिंसिपल में वो कहते हैं कि कुछ ऐसी रिसर्च होती हैं जिसमें हम बच्चों को नहीं ले सकते क्योंकि बच्चों को तो पता ही नहीं है मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। और सेकंड टाइम और इसी जगह पे एक और जो हमारा है जस्टिस वाला, कि हम इक्वली अपने सब्जेक्ट को चूज़ करें, तो उसमें वो आ जाता है कि but we might derive from the principle of justice that we must involve children in studies so that the children will have the opportunity to benefit from the research. तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना कि एक जगह पे हम कह रहे हैं कि बच्चे को तो पता ही नहीं है कि उसके साथ रिसर्च हो रही है और उसके वो रिसर्च उसके लिए कैसी है। और अगर हम जस्टिस की बात करें तो हमें बच्चों को भी लेना चाहिए और बच्चों को भी रिसर्च में शामिल करना चाहिए ताकि उन्हें भी उस रिसर्च से फ़ायदा हो सके। 40 years have been passed since the 1979 and the publication of the Belmont Report for the three basic ethical principles is identified and set forth as a guidance for the conduct of a biomedical and behavioral research remain particularly relevant and necessary for today's clinical trials. मतलब वो कह रहे हैं कि काफ़ी अर्सा हो चुका है बेलमेंट रिपोर्ट को, लेकिन अभी तक भी ये तीनों प्रिंसिपल्स को बहुत ज़्यादा बायोमेडिकल और बिहेवियर रिसर्च में अहमियत हासिल है। होप सो आपको समझ आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से ईज़ीएस्ट करने की कोशिश की है। अगर दरमियान में कुछ डिस्टॉर्शन वगैरह हुई हो तो आई एम रियली सॉरी। उसके लिए टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। अगले लेक्चर में मुलाकात होती है।